शक्र। हेलो दोस्तों, मैं विपिन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आरबी पेपर हैकर पर। आ जाइए, आज हम देखेंगे हीट के अगला चैप्टर। एक क्लास हम हीट में ले चुके हैं, हीट के क्वेश्चन की। अब दूसरा चैप्टर हम लेते हैं। देखो, हमारा क्वेश्चन है अगला, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके द्वारा? चालन के कारण, संवहन के कारण और विकिरण के कारण। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि चालन, संवहन और विकिरण क्या होता है। तो देखो, मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, कोई बर्तन है, बीकर है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ? पानी भरा हुआ है। क्या है? पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें पानी भरा हुआ है, अगर इसमें हम बर्नर लगा दें, क्या लगा दें? बर्नर लगा दें, तो ठीक है, बर्नर लगा देंगे तो इसमें आग जलने लगेगी। जब आग जलने लगेगी, अब देखो क्या होगा। जैसे ही अगर आग जली तो इससे क्या गर्म हुआ? ये बर्तन गर्म हुआ। जो बर्तन गर्म होता है पानी की आग की वजह से, तो जिस बर्तन को गर्म होना, जैसे ही बर्तन गर्म हुआ तो क्या हुआ? चालन हुआ। चालन का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आपने बर्तन को यहाँ आग दी नीचे, ठीक है, और आप देखते हैं बर्तन क्या है, ऊपर तक गर्म हो जाता है। बर्तन ऊपर तक गर्म हो जाता है, यानी बर्तन का गर्म होना क्या है? चालन है। बर्तन का गर्म होना क्या हुआ? चालन हो गया, ठीक है। अगर बात करें, देखो, जैसे ही पानी गर्म होता है, ऐसे पानी के बुलबुले जो नीचे थे वो उठ उठकर कहाँ पहुंच गए? ऊपर पहुंच गए, और ऊपर तक पानी पूरा गर्म हो गया। तो ये क्या हो गया? संवहन हो गया। क्या हो गया? संवहन हो गया, ठीक है। अगर बात करें विकिरण की, तो विकिरण क्या होता है? ऐसे यहाँ क्या है, आप देखते हैं ऐसे आग तापते हैं, तो आग से दूर से आप तापते हैं तो देखते हैं आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। वो किसके कारण होता है? तो वो विकिरण के कारण। ऐसे ही अगर जो अपने बर्नर अपने आसपास जो गर्मी भेजेगा या ऊष्मा भेजेगा, वो क्या होती है? विकिरण होती है। तो देखो, केतली किस प्रकार से पानी गर्म करती है? केतली कैसे करती है? संवहन से। कैसे? संवहन के कारण क्या करती है? केतली पानी को गर्म कर देती है, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा संवहन, चालन और विकिरण क्या है। मतलब जो भगोना गर्म हुआ वो किससे हुआ? चालन से। और जो पानी गर्म हुआ वो संवहन से हुआ। और जो बर्नर से हीट निकल रही होती है चारों तरफ, वो क्या होती है? विकिरण से। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचरण का माध्यम में आती है? तो देखो, जो हमारी सूरज से पृथ्वी तक जो आती है, वो आती है विकिरण के माध्यम से। किससे? विकिरण के माध्यम से। अगर विकिरण से माध्यम से ऊष्मा को यात्रा करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो किससे आती है सूरज से पृथ्वी तक? विकिरण से। और विकिरण को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी होती है? जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आपको आंसर देना है। तो बात करें, देखो, विकिरण गति नहीं करते, इसमें कण गति नहीं करते हैं। तो कण गति जब करेंगे जब माध्यम होगा। और किस में माध्यम नहीं होता है? तो माध्यम नहीं होता है हमारा विकिरण में। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और हीट ट्रांसफर हो जाती है। जैसे आप देखते हैं सूर्य से पृथ्वी तक क्या आती है? रोशनी आती है और ऊष्मा भी आती है। बीच में देखते हैं अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता, क्या होता है? वैक्यूम होता है। वो वहां भी क्या होता है? ऊष्मा ट्रेवल कर पाती है। किसकी वजह से? विकिरण की वजह से। और विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक किसे माना जाता है? पारा को। पारा या मरकरी से क्या बोलते हैं? मरकरी भी बोलते हैं। इसका यूज किसमें करते हैं हम? तापमापी में। किसमें करते हैं? तापमापी। आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है वो किससे वो क्या होता है? मरकरी का बना हुआ होता है। उसमें जो थर्मामीटर में अंदर मरकरी भरी हुई होती है, वो क्या बताती है? ताप को बताती है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? पारा है। लकड़ी और चमड़ा दोनों क्या है? ये कुचालक है ऊष्मा के, जल ऊष्मा का चालक है। आगे बढ़ते हैं। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से कम होती है, ज्यादा होती है, ये आपको बताना है। देखो, अगर बात करें तांबा की, चांदी की, तो चांदी जो होती है चालकता आपको पता होना चाहिए। कंडक्टर, जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है वो कौन सा होता है? चांदी होता है। चांदी के बाद किसका आता है? ऊष्मा का आता है। तो ऊष्मा का चालक सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी है। और सबसे कम कौन सी है? सबसे अधिक। देखो इसमें कौन सा होना है? चांदी की ऊष्मा, देखो ये चांदी है, ये चांदी, चांदी की ऊष्मा की चालकता अधिक होती है किसी अपेक्षा? तांबे की अपेक्षा। किसके?
तांबा की अपेक्षा। मतलब ऊष्मा सबसे अच्छी जो चालक होती है वो होती है चांदी, चांदी के बाद क्या आता है तांबा, और तांबा के बाद आता है सोना और एल्युमिनियम। ठीक है, तो देखो चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो बोलोमीटर की बात करें तो बोलोमीटर से हम मापते हैं ऊष्मीय विकिरण को। क्या? ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं कि कितने ऊष्मा विकिरण निकल रही है। किससे मापते हैं? बोलोमीटर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज्यादा गर्म लगता है, क्यों? देखो क्या कह रहा है, अगर ठंड के दिनों में आप देखो, अगर खुले मैदान में क्या पड़ा है? एक लोहे का टुकड़ा पड़ा है और बराबर में क्या पड़ी है? लकड़ी पड़ी है। तो अगर आप सुबह उठ के लकड़ी को और उसे लोहे को छुएंगे तो आपको लोहा ठंडा दिखेगा, ज्यादा ठंडा लगेगा लकड़ी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। देखो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें आपको देख के बताना है कौन सा सही होगा। देखो लोहा गुटके के ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लोहे की तुलना में लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। मतलब लकड़ी जो होती है ऊष्मा का कुचालक होती है और लोहा जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आगे बढ़ते हैं। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किसके कारण होता है? तो बात करें, देखो अगर बात करते हैं कोई झील है या तालाब है, झील या तालाब में क्या होता है, ऊपर की सतह ज्यादा ठंडी पड़ती है। जैसे जम्मू कश्मीर की एरिया है, लद्दाख है, इसमें अगर ज्यादा ठंड पड़ती है तो क्या होता है, ऊपर की सतह जम जाती है। और ऊपर की सतह जम जाती है तो देखते हैं जो ऊपर की केवल परत जम जाएगी और नीचे जो होता है तालाब की या झील की तली जो होती है उसका पानी नहीं जमता है और उसमें मछलियां या जलीय जीव आसानी से जिंदा रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? अगर बात करें जो झील है, झील के नीचे तल का जो टेम्परेचर रहता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, अधिकतम होती है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जल की जो सघनता है वो सबसे अधिक किस पर होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। एक टेबल नहीं है, टेबल पंखे है, टेबल या मेज पंखा। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी, गर्म होगी, ठंडी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर मान लीजिए कोई कमरा बंद है, उसमें क्या ना तो बाहर की हवा आ रही है ना अंदर, ना ही कोई बाहर से हवा आ रही है, नहीं अंदर से बाहर जा रही है, मतलब बंद कमरा है। अगर उसमें क्या करे, पंखे को चला दिया जाए, टेबल पंखे को चला दिया जाए तो क्या होगा, कमरा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि हवा बाहर से आ नहीं रही होगी, पंखा क्या कर रहा होगा, बार बार उसी हवा को बार बार पास कर रहा होगा। तो इसी वजह से क्या होगी, पंखा वायु को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। लगातार चलने से क्या हो जाएगा, पंखा गर्म हो जाएगा, क्योंकि बाहर से ठंडी हवा आ नहीं रही होगी। देखो कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुले छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। देखो अगर कमरे के दरवाजे, जो कमरे में बंद कमरे में अगर हम किसी फ्रिज को या हीटर को खुला छोड़ दें, तो फ्रिज या रेफ्रिजरेटर को हम खुला छोड़ दें तो क्या होगा, कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कमरे का टेम्परेचर क्या होगा, कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने प्रयोग किया जाता है तो चालकता क्या होती है? तो उसकी चालकता क्या होनी चाहिए, जो धातु का अगर हम बनाते हैं तो उसकी चालकता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ताप की चालकता कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज द राइट आंसर। अगर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है ठंडा पानी, गर्म पानी, समुद्री पानी या अशुद्ध पानी। देखो ठंडा पानी है, जो हमारा नॉर्मल पानी होता है वो भी चालक होता है, लेकिन अगर सबसे अच्छा चालक बात करें तो होता है हमारा समुद्र का पानी। क्यों? समुद्र के पानी में क्या मिला होता है, नमक मिला होता है, और नमक क्या होता है, एक लवण। इसमें क्या मिले होते हैं, लवण मिले होते हैं, और लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऊष्मा के चालक होते हैं। लवण आदि मिले होते हैं, इसमें क्या मिले होते हैं, खनिज लवण मिले होते हैं, खनिज नहीं लवण मिले होते हैं। लवण यानी कि नमक वगैरह मिले होते हैं, मैग्नीशियम वगैरह। उसके कारण क्या होता है, समुद्री जल ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर बात करें तो इसका क्या होगा, तो देखो यानी आणविक संगठन के द्वारा, आणविक संगठन क्या होता है, ऐसे मान लीजिए ये क्या है, कोई भगोना है,
इसमें क्या किया, पानी पानी रखा हुआ है, ठीक है, क्या पानी रखा हुआ है इसमें, और नीचे क्या कर दिया आपने, आग लगा दी। ये क्या कर दी, बर्नर लगा के आपने क्या कर दिया, आग लगा दी। आग लगाने से क्या हुआ, देखो जिसमें जो छोटे छोटे कण होंगे, पानी के जो कण होंगे, अणु होंगे, वो धीरे धीरे क्या होंगे, तली के गर्म हो जाएंगे, और जैसे जैसे गर्म होंगे तो ये ऊपर की ओर उठने लगेंगे, क्या हो जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, और ऊपर 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 का जो ठंडा पानी है वो नीचे अणु आ जा नीचे लग जाएगा, और वो भी गर्म होकर, ये प्रोसेस चलती रहती है, यानी गर्म होकर अणु उठते जाते हैं और नीचे ठंडे आते जाते हैं, जिससे क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से ध्रुवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या, पारा है, ये हम पहले देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो कौन सा भाग करता है, तो अवरक्त किरणें, कौन सी करती है, अवरक्त किरणें। अगर बात करें प्रकाश किरण, प्रकाश किरण जो होती है वो रोशनी देती है। अवरक्त किरण होती है जिसमें ऊष्मा छुपी होती है, और वो क्या करती है बर्तन को गर्म कर देती है, क्या कर देती है, गर्म कर देती है। परावैग्निक किरणें जो होती हैं वो ओजोन परत रोक लेती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों। देखो शीतकाल में हमारे जो कपड़े होते हैं वो क्यों गर्म रखते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर का तापमान क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हमारा शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हम गर्म कपड़े इसलिए पहनते हैं कि जो हमारे शरीर से ऊष्मा गर्मी निकल रही है या ताप निकल रहा है उसको बाहर ना निकलने दें। अगर ताप को, जो हमारे शरीर का ताप है उसको नियंत्रण करने के लिए हम क्या करते हैं, ठंडों में गर्म कपड़े पहनते हैं। तो देखो क्या होगा, शरीर को की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। गर्म कपड़े क्या करते हैं, जो शरीर की हमारी ऊष्मा है, शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और वातावरण का होता है 5 या 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर से निकलने से रोकता है, जिससे हमें ठंड नहीं लगती है, ठीक है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजित निम्न में से कौन सा उचित होगा, तो बात करें, देखो अगर काला रंग की बात करें, काला रंग जो होता है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, क्या, ऊष्मा का अच्छा अवशोषक। अगर बात करें सफेद रंग की, सफेद रंग होता है ये ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, ऊष्मा का अच्छा परावर्तक। ऊष्मा का अच्छा परावर्तक क्या होता है, सफेद रंग होता है। देखो आपने देखा होगा कि कहते हैं गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए। अगर गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि जो सफेद कपड़ा जो होता है वो प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, और जो काला रंग होता है वो ऊष्मा को क्या कर लेता है, सब अवशोष कर लेता है और गर्मी बढ़ा देता है। तो अगर हमें धूप से बचने के लिए छाता की जरूरत पड़े तो छाता ऊपर की तरफ सफेद रंग होना चाहिए और नीचे की ओर क्या होना चाहिए, काला रंग होना चाहिए, क्योंकि सफेद रंग क्या करता है, ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या होते हैं। अगर बात करें, देखो पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी है, ये है हमारी भूमध्य रेखा। तो देखो ब्रिटेन कहाँ है, यहाँ है, और अफ्रीका कहाँ, ये है। तो अफ्रीका कहाँ है, अफ्रीका पड़ता है देखो यहाँ इस प्रकार से। तो जो अफ्रीका जो होती है, अफ्रीका पर भूमध्य रेखा, अफ्रीका से क्या होकर गुजरती है, हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है, और सूरज सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताता है, तो भूमध्य रेखा पर बिताता है। और भूमध्य रेखा पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण क्या होता है, वहां लोग काले पड़ जाते हैं। और बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन भूमध्य रेखा से और कर्क रेखा से भी ऊपर पड़ता है, जिस कारण क्या होता है कि वहां सूरज निकल ही नहीं पाते और वहां ज्यादातर महीने ठंड रहती है, इस कारण वहां के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं। तो बात करें अफ्रीका की काली त्वचा क्यों होती है, क्योंकि वो अधिक गर्मी को महसूस करते हैं, क्यों, गर्मी बहुत पड़ती है। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्यों, क्योंकि बात करें सुबह के सूरज की, तो सुबह में जो सूरज होता है तो वो जो प्रकाश भेजता है वो उसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और पृथ्वी दोपहर में क्या होता है, वो पृथ्वी के सूरज नजदीक आ जाता है और सीधी पृथ्वी पर ऊर्जा फेंकता है, इसलिए अधिक गर्मी महसूस होती है। तो देखो कौन सा होगा, सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे चलती हैं, सुबह के समय सूरज ठंडा होता है, सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूर होता है, सुबह के समय सूरज की किरणें अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।
तो सुबह के समय क्या होता है, सूरज की किरणों को क्या करनी पड़ती है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए क्या होता है, सुबह के समय ठंडी होती है। आगे बढ़ते हैं, काले वस्त्रों के मुकाबले सफेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो काले वस्त्र की अपेक्षा सफेद वस्त्र क्यों शीतल होते हैं, मैंने बताया अभी। जो काला वस्त्र होता है वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, और जो सफेद वस्त्र होते हैं वो ऊष्मा को क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। जैसे प्रकाश की किरण सफेद कपड़ों पर आती है तो वो अधिक से अधिक प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो 81 का आंसर क्या होगा, यानी जिसमें परावर्तन की बात करें तो उसके पास यानी क्या करें, काले वस्त्र के मुकाबले सफेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित कर देते हैं। यानी सफेद रंग क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है, और काला रंग क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, या सूत्री वस्त्र से भारी होते हैं, या ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी वस्त्र सूत्री वस्त्र की अपेक्षा क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि वो ताप के अच्छे रोधक होते हैं। मतलब ऊनी वस्त्र हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो हमारे शरीर से ऊष्मा निकल रही होती है उसे रोकें और शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखें, ठीक है। तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बात करें, देखो अगर हम गर्म पानी से जलेंगे तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, और अगर हम उससे भाप से जलें तो भाप की जो होती है विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, और विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण क्या होता है, हम भाप से अधिक जल जाते हैं गर्म पानी की अपेक्षा। तो देखो किसमें इसमें कौन सा सही बैठेगा, तो इसमें बन रहा है, देखो भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो भाप एक प्रकार की गैस है, वह काय नहीं सारे, तो कौन सा होगा, अगर बात भाप का ताप बहुत अधिक नहीं होता, भाप में गुप्त ऊष्मा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। यानी भाप की गुप्त ताप जो होता है वो अधिक होता है किसके, गर्म जल के, उबलते जल की अपेक्षा। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति में एक ऐसे स्टील के गिलास को बाह्य सतह पर जल की बूंद देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो, गर्म दूध, गर्म जल, ठंडे जल या सामान्य ताप। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें बात करें तो देखो वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंद देखकर सुनिश्चित की जा सकती है कि वह सामान्य जल से भरा था। किससे भरा था, सामान्य जल से, या ठंडे जल से, या गर्म जल से, या गर्म दूध से। तो बात करें तो किससे होगा, ठंडे जल से भरा होगा, किससे, ठंडे जल से भरा हो, ठीक है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये नियम क्या है, देखो इसका मतलब ये है, अगर कोई भी सतह जितनी जल्दी ऊष्मा को अवशोषित करेगी वो उतनी ही जल्दी ऊष्मा को क्या कर देगी, उत्सर्जित कर देगी, ठीक है। जो ऊष्मा को जितनी जल्दी अवशोषित करेगी वो उतनी ही जल्दी ऊष्मा को उत्सर्जित कर देगी, ठीक है। मतलब जो जल्दी खाएगा वो जल्दी ही निकाल देगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए जो बैटरी जल्दी जितनी, ऐसे आपने देखा होगा जो बैटरी जितनी जल्दी चार्ज हो जाती है वो उतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा जल्दी ऊष्मा को अवशोषित करेगा वो उतनी ज्यादा ऊष्मा को क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। ये किसका नियम था, ये था किरचॉफ का नियम। किसका था, किरचॉफ का नियम, ठीक है। यानी अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किसका नियम है, किरचॉफ का नियम है। कृष्ण का मतलब काला, किसी काले के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ये नियम किसका है, तो ये नियम है स्टीफन का नियम। क्या है, यानी जो परम ताप मतलब ई मान लीजिए, ई जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के चौथी घात के अनुक्रमानुपाती, विकिरण ऊर्जा के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, ठीक है। तो ये किसका नियम है, ये है स्टीफन का नियम। किसका, स्टीफन का नियम है, ठीक है। किरचॉफ का नियम हमने पहले देख लिया, इससे आगे बढ़ते हैं। स्टीफन का नियम क्या था, जो अभी हमने देखा क्या था, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई की टी की पावर 4, ये क्या है, किरचॉफ स्टीफन का नियम है। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये किसका नियम है, तो ये है न्यूटन का नियम। यानी अगर कोई वस्तु ठंडी हो रही है तो उसे ठंडू होने के लिए उसके जो वातावरण है उसके वातावरण के तापांतर पर निर्भर करता है कि कितना तापांतर है।
और अधिक बहुत अधिक तापांतर है तो ये शीतल न्यूटन का शीतलन नियम यहाँ वायलेट कर जाता है। तो कौन सा नियम होगा? न्यूटन का शीतलन नियम। यानी किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? न्यूटन का नियम। न्यूटन का शीतल नियम लागू तभी होता है जब लागू होता है जब तापांतर में ताप के अंतर में बहुत ज्यादा अंतर ना हो। बहुत अंतर क्या हो? बहुत ज्यादा ना हो। ऐसा नहीं हो कि 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री, 500 डिग्री, 600 डिग्री या 1000 डिग्री का अंतर हो। नहीं, थोड़े बहुत डिग्री का अंतर हो तभी ये लागू होता है। अगर गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री से 70 डिग्री होने में क्या लेगा? 10 मिनट से अधिक समय लेगा। क्या लेगा? अधिक समय लेगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम कर देखें कि अगर हमने किसी पानी को 90 डिग्री गर्म कर लिया और उसे 100 डिग्री से करना होता है तो हमें हल्की ऊष्मा देने की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार जस्ट उल्टा करें कि 90 डिग्री से अगर 80 डिग्री करें तो हमें 10 मिनट लग रहा है। अगर हम 80 से 70 करेंगे तो हमें 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कौन सा हो जाएगा? 10 मिनट से अधिक समय लगेगा अगर हम क्या करें? 80 से 70 डिग्री करें तो। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक हैं स्टीफन। कौन है? स्टीफन। स्टीफन का नियम हमने देखा क्या था? E बराबर, स्टीफन का नियम क्या था? E डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल T की पावर 4। ये क्या है? स्टीफन का नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। ये किससे प्राप्त होती है? इसमें अथवा प्राप्ति नहीं होती है। देखो, अगर किसी ऊष्मा का ह्रास जब होगा, या तो उसमें चालन हो रहा हो, या संवहन हो रहा हो, या क्या हो रहा हो? विकिरण हो रही हो। तो हमने देखा होगा जितने भी थर्मल फ्लास्क यानी जो बोतल होती हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं, वो क्या करती हैं? वो चालन, संवहन और विकिरण तीनों जो जिस प्रकार से ऊष्मा क्या कर सकती है? यात्रा कर सकती है, उसको बहुत धीमी कर देती हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म कर दें, बहुत धीमी कर देती हैं। ना ही उन बोतलों में चालन हो पाता है, ना संवहन, ना ही विकिरण हो पाता है। तो बात करें तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, मतलब चालन, संवहन और विकिरण तीनों की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए क्या होता है? वो बोतलें पानी को ना ठंडा कर पाती है ना गर्म कर पाती हैं। तो थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। ऐसे मान लीजिए बोतल होती है, आपने देखी होंगी, आती है मिल्टन की बोतल। उसमें क्या होता है? अंदर की सतह अगर देखोगे वो क्या करती है? अगर उसमें पानी गर्म करके रख दो तो गर्म ही रहता है, या उसमें ठंडा रख दो तो ठंडा ही रहता है। तो जो बोतल होती है थर्मल फ्लास्क वाली, उनकी सतह अंदर से चिकनी बनाई जाती है। चिकनी इसलिए बनाई जाती है कि विकिरण ना हो, पर क्या नहीं हो? विकिरण नहीं हो। विकिरण होने के कारण क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो जो चिकनी सतह इसलिए बनाई जाती है कि विकिरण रोका जा सके। विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को क्या सके? रोकने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लास्क की निचली अंदर की सतह को क्या बनाते हैं? चिकना बनाते हैं। थर्मल फ्लास्क तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि उसमें गैस भारी रहती हैं और ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। उसमें आंतरिक ताप होता है। चमकदार तथा आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने की या निकलने तथा प्रविष्ट होने से रोकती हैं। मतलब जो चिकनी दीवार होती है वो क्या करती है? विकिरण को रोक देती है। विकिरण चालन संवहन को रोक देती है, जिससे क्या होता है? पानी ना ऊष्मा निकल सकती है, ना ही ऊष्मा अंदर आ सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो अगर देखो मैंने क्या बताया, तो थर्मल फ्लास्क की आंतरिक जो दीवार होती है वो चिकनी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती हैं? चिकनी इसलिए बनाई जाती है कि क्या हो? विकिरण को रोका जा सके। पानी की विकिरण को, यानी विकिरण जो ऊष्मा होती है किस प्रकार से चलती है? चालन, संवहन और विकिरण। तो विकिरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी आंतरिक सतह को क्या कर देते हैं? चिकना कर देते हैं। किसको रोकने के लिए? विकिरण को रोकने के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, देखो क्या है विशिष्ट ऊष्मा?
अगर मान लीजिए एकांक द्रव्यमान को गर्म करने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर हमने बढ़ा दिया तो वो क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, नहीं, एकांक द्रव्यमान को गर्म करने के लिए की गई ऊष्मा को किए गए, यानी किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा की बात करें तो गुप्त ऊष्मा वह होती है जैसे पानी को भाप में बदलता है तो उसमें क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, और गुप्त ऊष्मा उबलते हुए पानी से ज्यादा गर्म होती है और जल्दी जला भी देती है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है? तो सबसे अच्छा जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो किसमें होती है, जल में होती है। जल को अगर हम क्या करते हैं, अगर पानी को हम वेपरेट कराकर वाष्प में बदल दें, यानी ड्राई वाष्प में बदल दें, सूखी वाष्प में बदल दें, तो वो सबसे ज्यादा उच्च ताप होता है उसका। तो सबसे अधिक जो होती है विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, वो होती है हमारी जल की। ठीक है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्यों? तो देखो, जो दिन के समय में पृथ्वी जो होती है समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। देखो, अगर बात करें समुद्र की तो समुद्र पर भी काफी तेज सूरज निकलता है और जमीन पर भी। आप देखें रेगिस्तान में अगर आप गर्मी पड़ रही हो भयंकर वाली, तो रेगिस्तान में आप नंगे पैर चल नहीं सकते, इतनी गर्म हो जाती है रेत। लेकिन अगर वहीं समुद्र में भी कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, तो क्या होता है, वो गर्म, समुद्र का पानी कभी गर्म नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ठीक है, वो क्यों रहता है, क्योंकि अगर वो जब ताप पड़ता है, ताप पड़ने के गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ने से क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ने लगता है। जैसे ही भाप बन के उड़ता है तो तापमान को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है, जल की सतह को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। इस कारण क्या होता है, जो समुद्र का जल जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो देखो, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारता को काफी अधिक होती है, यानी जल की जो विशिष्ट ऊष्मा की धारता होती है वो काफी अधिक होती है। इसलिए क्या होता है, समुद्र का जल हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है और पृथ्वी हमारी गर्म हो जाती है। देखो, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। रेडिएटर क्या होता है, ऐसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर है या ट्रक वगैरह गाड़ी वगैरह होते हैं तो उन पे आगे रेडिएटर लगा होता है और रेडिएटर में क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है। वो क्या करता है, इंजन को ठंडा करता है, क्या करता है, इंजन को ठंडा रखता है, इसलिए हम रेडिएटर का यूज करते हैं। तो बात करें रेडिएटर की, तो रेडिएटर में पानी की इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा यानी क्या बताया आपको, कि किसी एकांक द्रव्यमान का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने में की गई ऊर्जा अधिक होती है। मतलब अगर पानी का टेम्परेचर या पानी का ताप अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो में अधिक ऊष्मा लगेगी अन्य किसी की अपेक्षा, यानी पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक होती है। यानी पानी का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसमें हमें ज्यादा ऊर्जा खत्म करनी पड़ेगी, ज्यादा ऊष्मा खत्म करनी पड़ेगी। निम्न निम्न तापीय इंजन या क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है। देखो, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक का मतलब होता है ये ऐसी तकनीक होती है कि अगर कोई फ्यूल है उसे फ्यूल को जमने की जस्ट पहले की अवस्था को क्रायोजेनिक कहते हैं। क्रायोजेनिक अवस्था को हम क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं वो लगाते हैं हम रॉकेट में। रॉकेट में क्यों लगाते हैं, क्योंकि अच्छे से क्या हो, अगर हम ऐसे मान लीजिए कोई फ्यूल है, फ्यूल को अगर हम उसमें क्या करते हैं ठोस अवस्था में कर लें, ठोस अवस्था में कर लेंगे तो क्या होगा, वो ठोस अवस्था में जगह तो कम घेरेगा लेकिन क्या होगा, जल जो भी ईंधन होगा वो ठोस अवस्था में जगह कम घेरेगा लेकिन जल नहीं पाएगा अच्छे से, और जल नहीं पाएगा इसलिए क्या होती है, उसे जलने में दिक्कत होती है। लेकिन जो क्रायोजेनिक तकनीक होती है वो क्या होती है, उसका यानी कि आयतन भी कम कर दे और आसानी से भी जल जाए। मतलब जमने की जस्ट पहले की अवस्था को क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक व्यवस्था कहते हैं। और क्रायोजेनिक अवस्था जो होती है वो रॉकेट में यूज होती है, किसमें, रॉकेट इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये हमारे जीएसएलवी और पीएसएलवी सिस्टम है, जीएसएलवी पीएसएलवी रॉकेट है, वो किस पर चलते हैं, क्रायोजेनिक इंजन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। तो जो निम्न तापी परीक्षण होता है वो किया जाता है -96 यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -186 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है। क्रायोजेनिक का किसमें होता है? रॉकेट में होता है। और रॉकेट कहाँ जाते हैं? अंतरिक्ष में। तो किसमें होता है क्रायोजेनिक इंजन का यूज? अंतरिक्ष यात्रा में, या शल्यकर्म में, या चुंबकीय प्रत्यावर्तन में। ठीक है, किसमें होता है? चुंबकीय प्रत्यावर्तन में होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? प्रवृत्ति कहलाती है ऊर्ध्वपातन। देखो ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन की बात करें कि अगर कोई वस्तु है, उसे आपने क्या किया? ठोस अवस्था में, और ठोस अवस्था से सीधी क्या बदल जाए? वो गैस अवस्था में बदल जाए। ठोस से क्या बदल जाए? सीधी गैस अवस्था में बदल जाए, तो उसे बोलते हैं उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, कपूर को आप जलाएं, कपूर क्या होती है? ठोस में होती है, और उसे जलाओ सीधी किसमें बदल जाती है? वो बदल जाती है किसमें? सीधी बदल जाती है गैस अवस्था में, तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन क्या है? देखो ऊर्ध्वपातन, ये कह रहा है ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। तो देखो कपूर को मैंने क्या बताया? कपूर तो सभी लोगों ने देखी होगी। कपूर क्या होती है? उसे हम जलाएं तो सीधी क्या बदल जाती है? गैस अवस्था में बदल जाती है जलने के बाद। वैसे ही क्या होती है? नेफ्थलीन होती है और अमोनियम क्लोराइड होती है। ये क्या होते हैं? सीधे अगर इन्हें जलाएंगे आप, जलाने के बाद सीधे किस में बदल जाती हैं? गैस अवस्था में बदल जाती हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है? जो सीधी ठोस अवस्था से किस में बदल जाए? गैस अवस्था में बदल जाए। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसे मान लीजिए पानी क्या है? पहले बर्फ है, अब बर्फ क्या हो जाए? बाद में पानी बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गलनांक बिंदु। क्या कहते हैं? गलनांक। यानी जिस ताप पर वस्तु ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में बदल जाए, उसे कहते हैं गलनांक बिंदु। क्या कहते हैं? गलनांक। और क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक का मतलब है कि वह पॉइंट जिस पर वो वस्तु क्या उबलने लगे। जैसे पानी कितने पर उबलता है? 100 डिग्री पर उबलता है, तो पानी का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। और पानी का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में क्या होता है? पानी, बर्फ पानी में बदलने लगता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कोई जिस ताप पर द्रव ऊष्मा पाकर क्या बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए आपने पानी है, पानी को क्या किया? आपने गर्म किया। गर्म करने के बाद वो बॉयल होने लगता है, जब उबलने लगता है तो क्या होता है? वो द्रव अवस्था से किसमें? वाष्प में बदलने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। और गलनांक क्या होता है? जिसमें वो क्या हो जाए? ठोस से द्रव में बदल जाए। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो क्या होता है, अगर पानी है, साधारण पानी है, साधारण पानी में क्या करें आप? अन्य पदार्थ मिला दें, तो क्या होगा? उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? गलनांक घट जाएगा। क्या हो जाएगा? गलनांक हो जाएगा घट। ऐसे आपने देखा होगा जो बर्फ होती है, बर्फ को तोड़ने से पहले, बर्फ तोड़ते हैं जब लोग, बर्फ तोड़ने के बाद आप देखते हैं बर्फ को छोटे छोटे टुकड़ों में, बर्फ जो बेचते हैं, ये आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं, वो क्या करते हैं? बर्फ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसमें क्या मिला देते हैं? नमक मिला देते हैं। और नमक मिलाने से क्या होता है? बर्फ का क्या हो जाता है? गलनांक घट जाता है। और गलनांक घटने से क्या हो जाता है? वो आसानी से पिघलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातुओं में गलनांक उनके अवयव धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? मिश्र धातुओं में गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? निम्न होते हैं। क्या होते हैं? निम्न होते हैं। मतलब ऐसे मान लीजिए पानी है, पानी का गलनांक बिंदु क्या है? गलनांक बिंदु है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगर तापमान बढ़ेगा तो पानी, बर्फ क्या होगा? पानी में बदल जाएगा। अगर इसी में अगर हम नमक मिला दें, तो नमक मिलाने के बाद क्या होगा? उसे 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड भी बर्फ ही बना रहेगा। तो क्या होता है? वास्तविक वैल्यू से क्या होता है? उनका ताप कम होता है। ध्रुव के वाष्प में पदार्थ की अवयव अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। यानी ध्रुव से अगर क्या बना दे? हम वाष्प बना दें। ऐसे पानी से हम क्या बना दे? जल वाष्प बना दे, तो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? क्वथनांक या वाष्पन बोलते हैं। एक क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक होगा। ठीक है, क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं?
यानी क्या है, ऐसे बर्फ बर्फ क्या करता है, पानी से, बर्फ से क्या बन जाए, पानी बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यानी ठोस से द्रव अवस्था में बदलने को क्या कहते हैं हम, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलन या गलनांक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक, अगर हमने क्या किया, किसी दाब को बढ़ा दिया, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम पहाड़ी एरिया पर जाते हैं, पहाड़ी एरिया पर जाने पर क्या होता है, दाब कम हो जाता है, और दाब कम होने के कारण वह पानी कम डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। अगर बात करें मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्र में वायुमंडल दाब अधिक होता है। जब वायुमंडल दाब अधिक होता है, अधिक होने के कारण क्या होता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। और पहाड़ी एरिया पर अगर जाके पानी को उबालोगे तो वो 80 डिग्री पर ही उबल जाएगा। क्यों, क्योंकि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटाने पर क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, दाब बढ़ाने के साथ द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं, कुकर में भी तो यही करते हैं। कुकर में क्या करते हैं, हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं, और प्रेशर को बढ़ाने के कारण क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गलनांक क्या होता है, अगर मान लीजिए पानी, गलनांक में क्या होगा, घट जाएगा। ऐसे ही हमने क्या देखा अभी कि बर्फ में हम क्या मिला देते हैं, नमक, नमक मिलाने से क्या होता है, उसका गलनांक घट जाता है। गलनांक क्या होता है, घट जाता है। देखो पानी कब उबलता है, तो देखो पानी हमेशा जब ही उबलेगा जब पानी में जो तापमान है वो वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए, और पानी क्या हो जाएगा, उबलने लग जाएगा। तो जल की जो स्थितिज भाप है वो किसके, वातावरणीय दाब के बराबर हो जाएगी, तो क्या होगा, पानी उबलने लग जाएगा। और देखो क्या होता है, ऐसे हम देखें मैदानी भाग में दाब अधिक होता है, इसलिए क्वथनांक अधिक होता है। और उसी प्रकार से दाब क्या होता है, पहाड़ी एरिया में कम होता है, इसलिए पानी कहाँ जल्दी उबलने लगता है। ठीक है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु, त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है, त्रिगुणात्मक बिंदु ऐसा ताप या दाब जिस पर तीनों अवस्था एक साथ संतुलन में हो। मतलब ऐसा ताप या दाब जिसमें ठोस, द्रव और गैस, यानी बर्फ, पानी और जल वाष्प तीनों क्या हो, संतुलन में हो, उसे कहते हैं त्रिकोणीय बिंदु या ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, 273 माइनस 273.16 केल्विन। कितना होता है, 273.16 केल्विन। तो क्या होता है, अगर ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, यानी किसी ताप या दाब पर, किसी ऐसा ताप या दाब, ऐसा ताप दाब जिस पर तीनों अवस्थाएं क्या हो, संतुलन में हो, तीनों अवस्थाएं संतुलन में हो, तीनों अवस्थाएं संतुलन में हो, संतुलन में हो। यानी ट्रिपल पॉइंट क्या है, ऐसा ताप या दाब जिसकी अवस्थाएं क्या हो, तीनों संतुलन में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव का बाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है, तो तापमान उसका घट जाता है। देखो बाष्पीकरण की क्या है, ऐसे देखिए पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म करने के बाद क्या उबलने लगता है, उबलने के बाद क्या होता है, उसमें वाष्प बनने लगती है। जैसे ही वाष्प निकलती है तो वो क्या कर देती है, अपने साथ विशिष्ट ऊष्मा को ले जाती है, और विशिष्ट ऊष्मा में उसको क्या ले जाती है, अपने विशिष्ट तापमान ले जाती है ऊष्मा के साथ। तो तापमान को ज्यादा अधिक ले जाती है, इसके कारण क्या होता है, पानी का तापमान घट जाता है। तो अगर किसी द्रव का बाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। आगे बढ़ते हैं। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम त्रिक बिंदु। अभी हमने जस्ट पहले देखा था, त्रिक बिंदु क्या होता है, जिस पर एक ताप या दाब पर क्या हो, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था क्या हो, संतुलन में हो। बाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती, बाष्पीकरण की दर जो है वो किस पर निर्भर नहीं करती, तो देखो द्रव के ताप पर जितना ताप होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बाष्पीकरण होगा। क्षेत्रफल भी निर्भर करता है, जितना ज्यादा क्षेत्र उतनी ज्यादा बाष्पीकरण होगा। और वायु दाब पे तो निर्भर करेगा, क्यों, क्योंकि जब वायु दाब अधिक होगा तो अधिक क्वथनांक होगा, वायु दाब कम होगा तो क्वथनांक कम होगा। तो किस पर निर्भर नहीं करती, तो द्रव के सपर्द पृष्ठ के मात्र पर, इस पर निर्भर नहीं करती है बाष्पीकरण। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो देखो, जहां वायुमंडल दाब अधिक होगा वहां कम समय लगेगा, और जहां वायुमंडल दाब कम होगा वहां अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो देखो, समुद्री तट पर या समुद्र की गहराई पर या शिमला में या माउंट एवरेस्ट पर। तो बात करें माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर क्या होगा? वायुमंडल दाब क्या हो, कम होगा। क्या होगा? वायुमंडल दाब कम होगा, दाब कम होगा। तो इसलिए क्या होगा, वहां चावल पकने में क्या लेंगे? टाइम लेंगे। क्यों? क्योंकि वह पानी बहुत जल्दी ही उबल जाएगा, कम ताप पर ही उबल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्प की दर निर्भर करती है। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्प की दर निर्भर करती है किस पर? द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली जगह के क्षेत्रफल पर, या उपरोक्त सभी कारकों पर। तो बात करें इसकी, तो देखो, ताप के दाब पर भी, अगर द्रव के ताप पर ही जितना ताप होगा उतनी ज्यादा वाष्प होगी। तो वायु के ताप पर भी करती है, और द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर भी। तो किस पर? सभी पर ही क्या करती है? वाष्पीकरण क्या करती है? द्रव द्रव का वाष्पन दर किस पर निर्भर करती है? सभी पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं, जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। जल का बॉइलिंग पॉइंट किसके अनुसार बदलता रहता है? वायुमंडल दाब के अनुसार। देखो, अगर अगर हम समतल एरिया में तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा, अगर पहाड़ी एरिया पे तो कम पे उबलेगा। ठीक है, तो किस पर बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है? वायुमंडल दाब पर। तो जल की खुली जगह के, खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। तो आज के हमारे थे हमारे 60 क्वेश्चन। अब आपसे मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।